हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राजस्थान सीएचओ की जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो कल से स्टार्ट की गई है एंड वन बाय वन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कम्युनिटी बेस्ड, ऑब्स्टेट्रिक्स बेस्ड, गायनेकोलॉजी का हो गए एंड इसके अलावा पीडियाट्रिक्स के हो गए एंड इसके अलावा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल एंड जितने भी मतलब सब ब्रांचेज है नर्सिंग की, सभी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस किसी भी एग्जाम में पूछे हुए हैं नेशन वाइड एंड स्टेट लेवल के, सीएचओ के, एनएचएम के, अदर स्टेट्स के, वो सारे क्वेश्चंस वन बाय वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में मैं यहाँ शेयर करूँगा। ओके, एंड जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हो, आपकी जो क्वेरीज हो, वो आप मुझसे इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। आप मुझसे कभी भी कमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये अपने कमेंट्स के थ्रू वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, एंड इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स और जो भी डेली रूटीन के अंदर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने सभी दोस्तों के साथ में जो भी प्रीवियस वीडियोस है। क्योंकि डेफिनेटली आप अपनी और दूसरों की शेयर करने से एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाकर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि नॉलेज को जितना बांटेंगे हम तो आगे से आगे ये जो चेन बढ़ती है तो इससे हम एक दूसरे की ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नॉलेज गेन करके एंड नॉलेज को स्प्रेड करके। क्योंकि नर्सिंग यही तो है। क्योंकि एक दूसरे की जितनी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली एक दूसरे को जितना असिस्ट करेंगे, एक दूसरे को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आगे से आगे हेल्थ अवेयरनेस फैलेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देख सकते हैं आप कि 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक है, लाइक ल्यूकीमियाज, ब्रेन कैंसर, लिम्फोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, विल्म्स ट्यूमर, बोन ट्यूमर एंड मेनी मोर एटसेट्रा। ओके, तो ये चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस डे क्यों मनाया जाता है या चाइल्डहुड कैंसर डे क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनली? रीजन ये है कि जितनी भी चाइल्डहुड में होने वाले कैंसर्स है, ठीक है, ऑल बॉडी पार्ट्स के, ठीक है, फ्रॉम हेड टू टोए, जितने भी कैंसर्स है उनके टुवर्ड्स पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाना, ठीक है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के टुवर्ड्स उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना कि कैंसर जो है, ठीक है, इनक्योरेबल डिजीज नहीं है, ऐसी नहीं है कि लाइलाज बीमारी है, उसका कहीं पे इलाज नहीं किया जा सकता है। और खासकर बच्चों के अंदर जो प्रोग्नोसिस रेट है वो बहुत अच्छी होती है, ऐसा साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स का कहना है। ठीक है, बहुत सारी स्टडीज में ये बात सामने आई है। सो कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी हो सके आप, अगर कोई कैंसर डायग्नोज हो जाता है किसी भी बच्चे के अंदर, ठीक है, चाहे वो नवजात शिशु से लेकर 17-18 साल तक की एज का कोई भी टीनेजर हो, ठीक है, तो जैसे ही अगर आपको फाइंड आउट हो, ठीक है, एज अर्ली एज, आपको अपने नज़दीकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या जो हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर है वहाँ पहुँचकर आपको वो हेल्थ फैसिलिटी लेनी है। अब वो चाहे आप रेडियोथेरेपी ले, कीमोथेरेपी ले, सर्जरी या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी कोई भी ले, वो आपको लेनी है। इसलिए ये इंटरनेशनल कैंसर अवेयरनेस, चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपके सामने दिए हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भी चाइल्डहुड कैंसर डे का या चाइल्डहुड कैंसर का जो डिनोटिंग कलर जो है, रिबन कौन सा होता है? वो होता है गोल्डन रिबन, जो कि ऑल चाइल्डहुड कैंसर को डिनोट करता है। ठीक है, ये भी लेटेस्ट के अंदर पूछा जा सकने वाला एक क्वेश्चन है, राजस्थान सीएचओ के अंदर या किसी भी स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट भी 15 फरवरी को और कौन सा वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाने वाला डे? तो वर्ल्ड हिप्पो डे। हिप्पो यानी हिप्पोपोटेमस, ठीक है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ के अंदर इको सिस्टम मेंटेन करने के अंदर, जैसे हमने शुरुआत से ही कहा है कि भी एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ह्यूमंस एटसेट्रा सभी का एक कंबाइंड रोल होता है, वैसे ही इनकी एक्सटिंक्शन यानी कि इनकी कंजर्वेशन को वाइल्ड लाइफ के अंदर अवेयर करने के लिए, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आशा। आशा यानी नेक्स्ट आगे बताऊंगा, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सॉरी, आशा जो प्राइमरीली है कहां पे वर्क करती है, कौन से लेवल पर वर्क करती है? तो आंसर होगा आशा वर्क्स प्राइमरीली एट विलेज लेवल, ग्रामीण स्तर पर काम करती है सबसे पहले, फिर उसके बाद में सब सेंटर, पीएचसी, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ये सभी
अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन है वो डिसाइड होता है, ठीक है ना, उनका वर्क लेवल डिसाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट प्राइमरीली अगर कहीं पे अपॉइंट की जाती है, डिप्लॉय किया जाता है, तो आशा को वर्क करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है विलेज लेवल पर। ओके, आशा की फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ASHA, आशा। ओके, अब आशा का फंक्शन क्या होता है? आशा के वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है और उसके अंदर एक वन लाइन के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो उसका फंक्शन आप बता सकते हैं, आशा विल मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड फैसिलिटेट देम इन हेल्थ सर्विसेज। यानी आशा का काम होता है कम्युनिटी के अंदर मोबिलाइज करना उन हेल्थ सर्विसेज को और उन हेल्थ सर्विसेज को पब्लिक तक पहुंचाना, ठीक है। यानी कि ईच एंड एवरी पर्सन को अकॉर्डिंग टू एज हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अब ईच एंड एवरी पर्सन एंड उनकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है, तो वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है। टीनेजर्स हो गए तो उनको सेक्स एजुकेशन एंड अदर डिजीजेस जो टीनेज और यंग एज के अंदर आने पे हो सकती है, उसके टुवर्ड्स अवेयर करना, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में उनको अवेयर करना, उनको अलर्ट करना, ठीक है ना। वैक्सीनेशन के साथ साथ उनको बताना, ठीक है ना। एडल्ट्स के अंदर हो गया, ठीक है, तो उनको सेक्स एजुकेशन प्लस जैसे फैमिली प्लानिंग है उसके बारे में बताना, ठीक है ना। फर्टिलिटी एंड जो हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के टुवर्ड्स है, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, ठीक है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, उनके बारे में बताना, ठीक है। फीमेल से, ठीक है, प्रेग्नेंट हो तो प्रेग्नेंट को आयरन एंड फॉलिक एसिड ऐसे मेडिसिन के टुवर्ड्स बताना कि उनके यूज़ करना है, ठीक है ना। एंड उसके बाद में लैक्टेटिंग मदर्स हो गए तो उनको बच्चे की इम्यूनाइजेशन प्लस उनके खुद के इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और एज्ड पर्सन होते तो उनको मतलब जितनी भी अपने एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके टुवर्ड्स अवेयर करना, ठीक है। एंड जैसे कि लेटेस्ट में हम एक पेंडेमिक है, उन सब हम सभी एज ग्रुप वालों ने इसे फेस किया है, जैसे कि कोविड-19 है, ठीक है। तो उसके टुवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा मास इम्यूनाइजेशन के टुवर्ड्स पब्लिक को अवेयर करना, ये सब किसका काम होता है? ये काम होता है सबसे पहले आशा का, ठीक है। आशा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आशा का ही काम है, आशा के अलावा जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आशा हो, ANM हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, ठीक है ना, जितने भी अदर है ना पैरामेडिकल स्टाफ हो, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सभी का ये वर्क है कि हेल्थ फैसिलिटीज को पब्लिक तक, जनता तक पहुंचाना, उनको अवेयर करना, जागरूक करना, ठीक है। नेक्स्ट, आशा एम्प्लॉयड एज अ पार्ट ऑफ NRHM। आशा को कौन से प्रोग्राम के अंदर शुरू किया गया था डिप्लॉय करना, एम्प्लॉयमेंट उनका स्टार्ट हुआ था? तो NRHM प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट हुआ था। अब NRHM की शुरुआत कब हुई थी? 2005। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए, आशा किस प्रोग्राम से जुड़ी हुई? NRHM की शुरुआत कब हुई? 2005 के अंदर। ओके, एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बने यहाँ पे। नेक्स्ट, फिक्स्ड मंथली इंसेंटिव ऑफ आशा। अब आशा को कोई सैलरी नहीं मिलती है, आशा को इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव कह सकते हैं कि आप एक तरीके से प्रोत्साहन राशि, ठीक है, जो कि हर मंथ मिलती है। कितनी? 2000 रुपीज पर मंथ, लेटेस्ट के डेटा तक, ठीक है। अभी तक के जो भी डेटा अवेलेबल है, ठीक है, गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्टर के अंदर, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2000 रुपीज पर मंथ आशा को रिम्यूनरेशन, प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इंसेंटिव दी जाती है, ठीक है, सैलरी नहीं मिलती है। आशा का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन अगर ये एग्जाम के अंदर आ जाए कि मिनिमम कितनी पास होना, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है ना। जैसे हमारे लिए होता है ना कि भी नर्सिंग रिक्रूटमेंट कोई भी आती है तो उसके अंदर मिनिमम कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भी GNM डिप्लोमा होना चाहिए, उसके साथ में 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए GNM के बाद में, या फिर BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ऐसे होता है ना हमारे जैसे नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। उसी तरीके से आशा के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? 8th पास, ओके, 8वीं पास होना चाहिए, ठीक है। उससे ऊपर हो तो और भी अच्छी बात है, हेल्थ केयर सर्विसेज और भी अच्छी होगी, ठीक है। 3A's इन द रूरल एरिया कौन कौन होती है? अब 3A जैसे डायबिटीज मेलाइटस के अंदर होता है ना, 3P, पोलियूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ठीक उसी तरह से एक एग्जांपल दे रहा हूं। रूरल एरिया के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले 3A कौन होते हैं? तो नंबर 1 आशा, नंबर 2 ANM,
नंबर 3 AWW यानी आंगनवाड़ी वर्कर, AWW। ओके, तो 3 ए हो गए, आशा, ANM, AWW आंगनवाड़ी वर्कर। ओके, अब नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो लेवोथायरोक्सिन सोडियम देते हैं हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोडियम लेवल, थायराइड लेवल, ठीक है, इन पर्टिकुलर पेशेंट। ठीक है, 12.5, 25, 50, 75, 100 माइक्रोग्राम। ठीक है, अब यूजुअली एक चीज बता देता हूँ, लोग बोलने में इसको mg बोलते हैं, ठीक है, नहीं, जो हाइपोथायरॉयडिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस है लेवोथायरोक्सिन सोडियम, वो जो आती है सप्लाई के अंदर, वो माइक्रोग्राम के अंदर आती है। किस में आती है? माइक्रोग्राम। ये हम सब की ड्यूटी है कि हम उनको बताएं, ठीक है, और माइक्रोग्राम का सिंबल इस तरीके से, ठीक है, माइक्रोग्राम, ठीक है, नॉट इन mg, मिलीग्राम के अंदर नहीं आती है, माइक्रोग्राम में होती है। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होगी? PTU। PTU की फुल फॉर्म प्रोपिल थायोयूरेसिल, ठीक है, PTU। ठीक है, अब नियोमर्काजोल, मेथिमाजोल ये भी दी जाती है, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर प्रोपिल थायोयूरेसिल दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग ऑफ चॉइस आएगी वो आएगी PTU, प्रोपिल थायोयूरेसिल। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। ठीक है, अब ये क्या है? ये पब्लिक अवेयरनेस के मंथ्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या कम्युनिटी के बेस से, और अगर राजस्थान CHO के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे अवेयरनेस वाले मंथ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कम्युनिटी से रिलेटेड ही पूछा जाता है, और हमारी मतलब जो पोस्ट है वही है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो हम उसको अटेंड कर सके। जैसे कि अब जनवरी को कौन से कैंसर के अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है, या मतलब अवेयर किया जाता है हेल्थ फील्ड के अंदर, इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इसका आंसर होगा जनवरी। जनवरी को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, उसे प्रोपेगेट किया जाता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे जो कैंसर से रिलेटेड जितने भी अवेयरनेस मंथ हो गए, उनके कलर वाले रिबन्स हो गए, और पर्टिकुलर पूरे कैंसर के ऊपर एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो होती है, वार्निंग साइन एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका मैंने एक अलग से वीडियो हमारी चैनल पे अवेलेबल करवा रखा है। 4 फरवरी को जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है उस दिन मैंने अपलोड किया था, तो आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन यानी हार्मोन जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इन मदर्स, जिसे हम एक टर्म में लैक्टोजेनेसिस भी कहते हैं। अब लैक्टोजेनेसिस, लैक्टो यानी मिल्क, जेनेसिस यानी प्रोडक्शन, क्या हो गया? लैक्टोजेनेसिस, मिल्क प्रोडक्शन। ओके, तो ये ऐसे टर्म्स को मैंने पहले भी आपको बोला है, इसे याद रखना है किस तरह से बनती है, ये बहुत यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क इजेक्शन के लिए। अब प्रोडक्शन तो हो गया, अब उसे लैक्टेल्स के थ्रू लोब्यूल्स के अंदर और लोब्यूल से लैक्टेल्स से होते हुए निपल्स के थ्रू बेबी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मतलब फ्लो फॉर्मेशन जो है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विच हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, जिसे हम कहते हैं मिल्क इजेक्शन, और मिल्क इजेक्शन को ही कहते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस। ठीक है, सॉरी, लैक्टोकाइनेसिस। ठीक है, मतलब दोनों एक ही टर्म है। ठीक है, लैक्टो यानी कि मिल्क, और इजेक्शन यानी काइनेसिस, यानी कि उसका फ्लो फॉर्मेशन करना, गैलेक्टोकाइनेसिस। ठीक है, और इसे ही हम मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स ही कहते हैं। अब इजेक्शन बाहर निकाल रहा है, रिफ्लेक्स यानी बॉडी का रेस्पॉन्स। ठीक है, बेबी जैसे सक करता है तो उसके सक करते ही, निपल्स को सक करते ही, बेबीज जैसे मिल्क को निपल्स को सक करते हैं, तो जो हमारे ब्रेस्ट से है, ह्यूमन ब्रेस्ट से जो इजेक्शन होता है मिल्क का, तो उस मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हो गया? ऑक्सीटोसिन, और इसे ही हम लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट से ह्यूमन मिल्क का डाउन होना, यानी कि बाहर की तरफ फ्लो होना, लेट डाउन के लिए कौन सा रिफ्लेक्स होता है? वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यानी कोई भी टर्म से पूछ ले जाए आपको एग्जाम के अंदर, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स, उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, या कौन सा हार्मोन दूसरे नामों से जाना जाता है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, वैसे ऑक्सीटोसिन को ऑक्सीटोसिक्स, जो कि मेडिसिन की एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, ठीक है, इन प्रेगनेंसी, इन लेबर पेन हम यूज में करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक
अलग से कैटेगरी जो हम मिडवाइफरी ड्रग्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन का ध्यान रखना है। एक और चीज, अगर एग्जाम के अंदर, हालांकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको बताया कि एक एम्पुल जो होती है ऑक्सीटोसिन की 1 ml इज इक्वल टू 10 इंटरनेशनल यूनिट होता है, लेकिन अगर 10 नहीं दिया ऑप्शन में तो उसकी जगह आप 5 इंटरनेशनल यूनिट भी चूज कर सकते हो, यानी इस यूनिट की सप्लाई भी आती है, ठीक है। तो फर्स्टली चूज करना है 10 इंटरनेशनल यूनिट्स एंड सेकंड 5 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी और किस नाम से जानी जाती है, किस डिजीज के तौर पे जानी जाती है, तो वो है प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है। या फिर यूं कह सकते हैं कि प्री एक्लेम्पसिया इज आल्सो नॉन एज, ठीक है, आल्सो नॉन एज, और किस नाम से जानी जाती है, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी तो हम समझ रहे, गर्भावस्था, ठीक है, एक फीमेल के अंदर। और टॉक्सीमिया, टॉक्सी का मतलब हो जाता है पॉइजनस, ठीक है, ऐसी कोई भी हार्मफुल इफेक्ट या हार्मफुल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन जो कि ब्लड के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स के अंदर ईमिया यानी ब्लड के अंदर आने से ओरिजिनेट हो गई है, ठीक है। तो दिखती सी बात है कि प्री एक्लेम्पसिया के अंदर क्या क्या होता है कि भी हाइपरटेंशन हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, ठीक है, ऑल ओवर बॉडी के अंदर इडिमा हो रहा है, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है एंड अदर बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं। तो इसे हम टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, प्री एक्लेम्पसिया को। और इसी के अंदर अगर सीजर्स भी आने लगे एक फीमेल के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसे हम एक्लेम्पसिया कहते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, हेल्प। अब ये हेल्प जो है ये प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो हेल्प सिंड्रोम है एक, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। H यानी हीमोलाइसिस, E यानी एलिवेटेड, L यानी लीवर एंड लीवर एंजाइम्स, ओके, एंड नेक्स्ट L का मीन्स हो गया लो एंड P यानी प्लेटलेट्स, यानी कि हीमोलाइसिस होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि एनीमिया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो है प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है, सो हीमोलाइसिस तो वहां पर होता ही है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल एनीमिया के अलावा जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एनीमिया के अलावा जो नॉर्मल से भी कम होता है मतलब और अदर एक्स्ट्रा जो हीमोलाइसिस होता है, यानी कि प्रॉपर डाइट नहीं लेता, इसी के लिए तो हम कहते हैं आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं ताकि एनीमिया को भी ट्रीट किया जा सके। और बच्चे के अंदर जो कि फीटस ग्रो हो रहा है मदर के वोम में, गर्भाशय में, यूटेरस के अंदर, उसके अंदर भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन B9 जो कि प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को, ठीक है, कि भी विच विटामिन इज यूज्ड टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ओके, या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द फीटस और इन द बेबी, ठीक है। तो आंसर होगा विटामिन B9, ठीक है। तो हीमोलाइसिस हो गया। नेक्स्ट, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, ठीक है, लिवर एंजाइम्स जो कि SGOT, SGPT, ठीक है, एंड अदर जो है मतलब एल्कलाइन फॉस्फेटेज और भी जितने भी लिवर एंजाइम्स है वो एलिवेट हो जाते हैं, नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स मैनी मोर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। एंड लो प्लेटलेट्स हो जाता है। लो प्लेटलेट्स जैसा कि आपको मैंने बता रखा है और जैसे कि हम सब ने पढ़ा है कि 1.5 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर जो कि नॉर्मली एक एडल्ट मेल और फीमेल के अंदर प्लेटलेट्स का लेवल हो जाता है, उससे भी डाउन हो जाता है। यानी लो प्लेटलेट्स होना क्या है, एक वार्निंग साइन है, एक मतलब प्रॉब्लम का एक इंडिकेटर है, ठीक है। जिस इन सब चीज़ों को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हेल्प सिंड्रोम के अंदर। तो ये भी पूछा जा सकने वाला सो मेनी टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट FHR, या इसे ही हम कह सकते हैं फीटल हार्ट साउंड FHS, कितनी होती है, 120 टू 160 बीट्स पर मिनट, BPM शॉर्ट में लिखते हैं, बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो ये भी मतलब ऑल ओवर टाइप पूछा जाने वाला इजी क्वेश्चंस में से एक है, ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि हम कहाँ हैं, ठीक है, टाइम, प्लेस, पर्सन, इसका हमें कुछ पता नहीं है। यानी कि किसी क्लाइंट को हम हिस्ट्री लेने के दौरान पूछते हैं कि आप कहाँ पे हो, आप इसे पहचानते हो, अभी क्या समय हुआ है, यानी कि अभी दिन का कौन सा पहर चल रहा है, तो वो नहीं बता पा रहा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये किस में देखने को मिलता है, डेलेरियम के अंदर देखने को मिलता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि डेलेरियम डेमेंशिया क्या है, ऑर्गेनिक साइकोटिक डिजीजेज है, ठीक है। अब ये जो कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेलेरियम कौन सी प्रॉब्लम है, इट इज अ डिसऑर्डर और डिजीज ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज अ डिसऑर्डर इन कॉन्शियसनेस, यानी जागृत अवस्था के अंदर कॉन्शियसनेस के अंदर हमें अल्टरेशन देखने को मिलता है क्लाइंट के अंदर, ठीक है, पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट, हॉजकिंस डिजीज, जिसे हम हॉजकिंस लिम्फोमा भी कहते हैं,
इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर। मैंने आपको पहले भी कैंसर क्लास जो वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर ली थी उसके अंदर मैंने फुली डिस्क्राइब किया है। तो उसके साइन एंड सिम्टम्स के अंदर पूछ लिया जाए, मेनली जो पूछने वाले क्वेश्चन है कि भाई नाइट स्वेट्स, रात को जो क्लाइंट को पसीना आना होता है उसे हम नाइट स्वेट्स कहते हैं। और इसी के अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स यानी कि जो लिम्फ नोड्स के अंदर एक छोटी छोटी गठान टाइप की पाई जाती है उसे हम रीड स्टर्नबर्ग सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये किस में पाई जाते हैं? हॉजकिंस डिजीज में। नेक्स्ट, ठीक है, प्राइमरी प्राथमिक मेजर इंट्रासेल्युलर यानी सेल्स के अंदर के कैशन या कहीं कहीं पे हम इसे कैटायन भी पढ़ते हैं और हिंदी में कहते हैं धनायन। ठीक है, कौन सा होता है? K+ यानी पोटेशियम। वही सेकेंडरी मेजर इंट्रासेलुलर कैशन या कैटायन हो तो Mg+2 मैग्नीशियम। ठीक है, प्राइमरी मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स के बाहर, ठीक है, कैटायन Na+ सोडियम। और वही सेकेंडरी मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन या कैशन Ca+2 कैल्शियम। ठीक है, तो ये मतलब पूछे जा सकने वाले बहुत ही इजी क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, अब वही अगर हम मतलब बात करें चाहे इंट्रा हो चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर हो, ठीक है, हम ना जो हम पढ़ते हैं एनियंस के अंदर भी हो, क्लोराइड्स है, बाइकार्बोनेट है, एटसेट्रा मेनी मोर। ठीक है, तो उनका भी हमें ध्यान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, पैरा और पैरिटी, द नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी यानी कि जो हम GTPL के अंदर पढ़ते हैं, ग्रेविडा, ठीक है, पैरिटी, ठीक है, टर्म, ठीक है, GTPL ग्रेविडा टर्म, ठीक है, पैरिटी, ठीक है, अबॉर्शन, लाइव बर्थ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होती चाहिए और ये इन सब चीज़ों के बेस पे ही हम मतलब हिस्ट्री लेते हैं ना। एक प्रेग्नेंट लेडी आती है एंटीनेटल चेकअप्स के दौरान तो हम पूछते हैं कि भाई आपका कौन सा महीना चल रहा है, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के हिसाब से। ठीक है, एंड जो इसके अलावा टर्म प्रेगनेंसी कितनी हुई है, पहले जो बच्चे हो रखे हैं वो मतलब प्री टर्म है या टर्म है। प्री टर्म यानी कि 37 वीक्स से पहले के है, टर्म यानी कि 37 to 42 वीक्स के बीच के हैं, पोस्ट टर्म यानी 42 वीक्स के बियॉन्ड के है, प्रेगनेंसी ऑफ गेस्टेशन हम जो पढ़ते हैं। ठीक है, अबॉर्शन हुआ है क्या नहीं हुआ है, बच्चा गिरा या नहीं गिरा, ऐसे आम भाषा में पूछते हैं। लाइव बर्थ्स यानी अभी बच्चे कितने हैं आपके, तो ये हम हिस्ट्री लेने के दौरान कहते हैं। तो यहाँ पे पैरा और पैरिटी का मीन्स हो गया द नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसीज यानी भूतपूर्व प्रेगनेंसी यानी पहले की गर्भावस्था है, ठीक है, पहले की जो डिलीवरी है, प्रेगनेंसीज है, गॉन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी का मीन्स एक ऐसा पीरियड जिसके बाद में बच्चे के सारे जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, बच्चा जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइवल करने की सिचुएशन में आ जाता है लेकिन बर्थ नहीं हुआ होता है, तो उससे हम कहते हैं पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, जो कि नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं आज की तारीख में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी के अंदर 28 वीक्स है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस CHO के पर्सपेक्टिव से। आगे इसी सीरीज के अंदर कंटिन्यू के अंदर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। फ्रेंड्स, इसे आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ में, नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ में, फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के साथ में शेयर करें। ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम, फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ एग्जाम। ठीक है, एंड यही हमारी नर्सिंग है, यही हमारी हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ अवेयरनेस होगी एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को मतलब स्टडी के अंदर हेल्प करके। ठीक है, सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट के अंदर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें और आगे से आगे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। टेक केयर, जय हिंद।